हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। ये मेरा पहला क्लास है साइंस का फर्स्ट चैप्टर का। और देखिए, बेसिकली पढ़ने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो अपनाता हूँ और मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सबसे सरल है। सबसे पहले मैं आज आपको एक डेमो वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखो, हर चैप्टर में 30 से लेके 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, जो आपके 50 नंबर पूरे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या आप बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं, भटक चुके हैं, तो आपको वो 50 नंबर के लिए काम करना चाहिए। वो बहुत आसान होता है। 1 से लेके 3 रीडिंग में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए या तो आप 50-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के बनाइए, या फिर हर चैप्टर को समझ के और फिर 50 क्वेश्चन बनाइए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में पहले चैप्टर के लगभग 35 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इन 35 क्वेश्चन के अलावा और अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो 20% में आते हैं, जो आपको भटकाने के लिए दिया जाता है। अन्यथा अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देखें या एनटीपीसी का देखें, जिस हिसाब से कट ऑफ आई है और आपके मन में जो डर है कि 90+ जाएगा, अगर उस डर को लेके पढ़ेंगे तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले हौसला बनाइए कि आप 50 नंबर यानी 50% आपको आना चाहिए। देन फिर आप 30% के लिए लड़िए। 30% तभी होता है जब 50% होता है, और 50% होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो जो 30% का काम है वो आप खुद से प्रिपरेशन करके बना सकते हो। तो सबसे पहले 50% की तैयारी करो, अपने आप पे विश्वास करो। मैं ये पहला चैप्टर बता रहा हूँ आपको, मात्रक और विमा साइंस के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में लगभग लगभग 20-20 चैप्टर हैं, एवरेज 20-20 चैप्टर हैं। प्रतिदिन एक एक चैप्टर, प्रतिदिन मैं एक या दो चैप्टर आपको या फिर तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, मैं आपको एक या दो चैप्टर डेली दूंगा। अब आप ये बता देना कि आपको थ्योरी फॉर फिर क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन से ही सीखना है। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को भी पढ़ोगे तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम कोशिश है कि यहीं से आएगा। अगर वो उन 20% में से आता है तो फिर मैक्सिमम लोगों के लिए वो दर्द ही होता है, या तो वो छोड़ते हैं या तो वो गलत करते हैं। आपका सही ही होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना। पहला क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। देखिए, कोणीय विस्थापन क्या है। ये एक संपूरक मात्रक होते हैं दो तरीके के, जिसमें कि एक समतल कोण होता है जिसका मात्रक रेडियन होता है, और एक ठोस कोण होता है जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं। ठोस कोण, जैसे कि आपके पास एक बोल है, उस बोल में अगर आपको कोण निकालना है, और उस कोण का मात्रक क्या होगा, मतलब बोल कैसी होती है, 3D बॉल कैसी होती है, 3D होती है। जैसे गोल बॉल होती है ना खेलने वाली, तो उसका जो मात्रक होता है वो होता है, जब हम उसमें एंगल निकालेंगे तो उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। लेकिन यहाँ केवल कोणीय विस्थापन पूछा है, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, ओनली रेडियन। कोणीय विस्थापन क्या है कि तो किसी समतल पेज का, जैसे कि एक A4 साइज का पेज है, तो उसका हमें कोणीय विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो उसका जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है कोणीय विस्थापन का रेडियन है। और अगर ठोस कोण विस्थापन बोलेगा तो उसका स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, पारसेक। बहुत आसान क्वेश्चन है। पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक आपकी दूरी की इकाई है। समझे, पारसेक आपकी दूरी की इकाई है। ठीक है, और एक पारसेक बराबर जो होता है वो 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हो कि 3.26 प्रकाश वर्ष। 10⁻16 मीटर जो है वो एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक पारसेक, या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर आपको मिलेगा एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर, ये आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं इस चैप्टर का तो वहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर नहीं डालिएगा कि कैसे होगा, सिर्फ आप याद रखिए पारसेक। और इसको अगर आप ट्रिक बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको जुगाड़ू जी के जो मैंने 1 साल पहले आपको बताया था पटना में कैसे पढ़ाते हैं, मैं उस तरीके से भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक किसका है। ठीक है, कैंडेला मात्रक किसका है। तो कैंडेला से आप याद कर सकते हो कि कैंडल है एक, और कैंडल क्या देती है, एक प्रकाश देती है, और प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है, वही मापा जाता है कैंडेला में। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे
कहाँ पे आपको तीव्रता दिख रहा है? ज्योति फ्लक्स का नहीं, ज्योति दाब का नहीं, ज्योति प्रभाव का नहीं, ज्योति तीव्रता का, यानी ज्योति मतलब प्रकाश का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पास्कल, पास्कल एक तरीके से दाब का मात्रक होता है। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ बताने का मतलब नहीं है। एसआई में पास्कल दाब, दाब की एसआई मात्रक पास्कल होती है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, आगे ये भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जूल बराबर कितना होता है? देखो, एक जूल का मतलब होता है, जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य का मात्रक है। ठीक है, जूल कार्य का मात्रक है। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जब आप मिलजुल कर काम करते हो, कार्य करते हो, कैसे करते हो? मिलजुल कर, तो कार्य का मात्रक जूल है। और एक जूल क्या होता है? एक जूल होता है 1 न्यूटन का बल लगाएंगे और 1 मीटर तक लगाएंगे। मतलब मान लीजिए मेरी फिंगर है, मैं अपने फिंगर से 1 न्यूटन का बल लगाता हूँ और 1 मीटर तक किसी ईंट को घसी मतलब सरकाता हूँ, तो वहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो बनेगी कार्य, और उसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर। देखिए, ये जो 10 की घातों की वैल्यू होती हैं, ये मैं आपको पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। इसका कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि आप कुछ कहानी बना लो। देखो, बना सकते हो, लेकिन इसको एज इट इज़ तीन तीन के शॉर्ट, तीन तीन के फॉर्म में याद कर लो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे माइनस का पहले आप याद कर सकते हो, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो एटो। समझे? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो मैं याद करवा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए कि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर, देखो पिको में किसकी वैल्यू, मतलब किसका साउंड आ रहा है? पिकॉक का। और पिकॉक आप जान रहे होंगे कि पिकॉक कुछ इस तरीके से होता है, मतलब उसका जो सर है ना वो ऐसे थोड़ा सा निकला होता है। तो वहाँ पे देखोगे टू, थोड़ा सा समझ में आता है कि टू जैसा पिकॉक होता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि एक पिकोमीटर में हमेशा मतलब टू दिखेगा आपको। टू कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। अब आपको प्लस और माइनस में मतलब समझना पड़ेगा कि पिकोमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो पिकोमीटर में 10 की घात माइनस 12 मीटर होता है। आप प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। और जब जो 10 की घात प्लस में 12 होता है वो होता है टेरा। ठीक है, 10 की पावर प्लस में 12 जो मीटर होता है वो होता है टेरा, लेकिन 10 की पावर माइनस 12 जो होता है 12 मीटर, वो होता है पिकोमीटर। तो बेसिकली यही पूछा जाता है, टेरा कम पूछा जाता है, पिकोमीटर ही पूछा जाता है। तो आप इसको याद कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक नैनोमीटर, देखो ये भी बहुत आसान है। नैनो में आप आपके मतलब ये नैन, नैन यानी 9 की इसमें साउंड आ रही है। नैनो मतलब 9। तो आप ये समझ लेना कि 9 तो होगा, नैनोमीटर में 9 होगा। अब ये देखना है कि 9 पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो एक नैनोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर एक नैनोमीटर होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये माइनस में नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आपको मैं समझा दूँ कि जब हम 1/10 की पावर 9 करेंगे तो इसका मतलब भी होता है 10 की पावर माइनस 9। और एक नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर माइनस 9। लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो 10 की पावर 1/10 की पावर माइनस 9 नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन बी है। ये नहीं होगा, ये गलत होगा। आपको ये भटकाने के लिए बनाया गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/10 की पावर माइनस 9। ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा पावर में और यहाँ पे पावर में माइनस आएगा। तो इसका आंसर होगा 1 नैनोमीटर बराबर आपका 1/10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो पारसेक जो होता है ना वो दूरी का ही मात्रक होता है। ठीक है, और एक पारसेक, स्पेशली आपको ये याद ही करना है, पारसेक जहाँ भी आएगा ये दूरी का मात्रक होता है। और इसमें जो वैल्यू होती है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें आपको 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। उसी तरीके से सिंपल से एक पारसेक को हम ये भी बोल सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए आएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। अगर आप इसमें से एक या दो भी बना लोगे तो पूरा आपसे बन जाता है कूट से। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले आप इसमें देखिए आपको क्या आता है। मैं ये मान के चलता हूँ आपको इसमें से कुछ नहीं आता, ठीक है, आपको इसमें से कुछ नहीं आता। तो आप ये देखिए कि त्वरण, त्वरण त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में हमेशा जो एक तो होता है मीटर प्रति सेकंड स्पीड, यानी कि चाल, और चाल के अंदर जो अंतर आता है, जैसे आप मोटर बाइक चलाते हो तो मोटर बाइक तो एक तो चाल से चल रही है, लेकिन वहीं जब एक्सेलरेट देते हो तो जितने समय में वो एक्सेलरेट स्पीड को बढ़ाता है उसको हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेट कहते हैं। तो उसमें आप सेकंड को 2 बार काउंट करोगे त्वरण में, तो त्वरण का जो मिलान होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप यहाँ ये याद रखो कि स्पीड में मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 देखो किसमें, ए का 3 केवल इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद बाकी आप मिला लो। बाकी भी मैं आपको समझा देता हूँ कि बल बल क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन, न्यूटन देखो बल न्यूटन, मतलब आप जब मान लो आपके पास एक ईंट है, ईंट के ऊपर जब आप बल लगाते हो उंगली से, तो जब उंगली से आप धकेलोगे उसको तो टन टन की आवाज़ आएगी। आप मान लो कि लोहे की ईंट है, आप उंगली से मार रहे हो तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अब आ जाइए आप कार्य का मात्रक। मैंने आपको बताया था कि मिलजुल कर कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, कार्य कैसे करते हैं, मिलजुल कर, तो ये जूल हो गया इसका मात्रक। और फिर आखिरी का बच गया है क्या, आवेग। आवेग क्या होता है, न्यूटन गुणे सेकंड, न्यूटन गुणे सेकंड, ठीक है, इसका 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका कूट का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। आप कभी भी किसी फैक्ट्री में गए हो या फिर कभी आप कोई बड़ी मशीन खरीदने जाओ तो आपको वहाँ पे ये सुनने को मिलेगा कि भाई कितने हॉर्स पावर का इंजन है। हमेशा हॉर्स पावर में होता है। जब आप बाइक लेने जाते हो वहाँ पे सीसी से इंजन को डिनोट करते हैं, लेकिन जब आप कोई बड़ी मशीन लेने जाओगे तो वहाँ पे हॉर्स पावर को बताया जाता है। तो उद्योग में शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है हॉर्स पावर, ऑप्शन डी। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, आप सीधा याद करो, उद्योग में शक्ति की इकाई हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों की जो इकाई है वो एक समान होती है। ऊर्जा और कार्य की जो इकाई होती है वो दोनों की इकाई एक समान होती है। ऊर्जा कार्य, ऊर्जा कार्य, इसको आप रट लीजिए। ऊर्जा और कार्य की जो इकाई होती है वो एक समान होती है, ठीक है। दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन, देखो ये जो लाइन ना इसका मतलब भी ये है कि ये इंटू में है, न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। कितने न्यूटन का बल कितने समय तक लग रहा है, कितने समय में नहीं लग रहा है, कितने समय तक लग रहा है, तो न्यूटन, न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति यानी प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है। प्रदीप्ति का माप किसका उपयोग करके किया जाता है। देखो प्रदीप्ति जो होता है वो होता है लक्स मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी आप सिंपल सा दिमाग में डाल लो अपने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन बताइए आप लोग, किसकी इकाई नहीं होती। आपने ये भी पढ़ा होगा कि घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी होती है, दाब की भी होती है, पास्कल, विस्थापन मीटर, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा सापेक्ष। मतलब आपको, तो मैं ये जान रहा हूँ कि आपको नहीं पता, तो मैं आपको याद करा दूँ कि सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती। इसको भी आप एज इट इज़ याद कर लो। संवेग की इकाई क्या होती है। संवेग की इकाई क्या होती है, बताइए ऑप्शन। देखो संवेग की इकाई होती है केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, संवेग केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो भार की एसआई इकाई बहुत ही सिंपल है, न्यूटन होता है। न्यूटन, भार की एसआई इकाई न्यूटन होता है, ठीक है। किलोग्राम आप कन्फ्यूजन होंगे, किलोग्राम मारेंगे क्योंकि जब भी आप कोई सामान लेने जाते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, लेकिन
किलोग्राम सही आंसर नहीं है, न्यूटन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन यानी भार। मान लीजिए आप बहुत बड़ी गाड़ी में कोई माल ले जा रहे हैं कच्चा, तो जब आप कांटा करवाते हो तो वहाँ टन में उसकी वैल्यू पता चलती है। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा गेहूँ उत्पादन हुआ है, आप ट्रैक्टर में डाल के ले जा रहे हो, तो वहाँ पे टन में उसका वैल्यू निकलता है, जो कांटे पे धर्म कांटे पे तोला जाता है, तो टन में उसका भार का वैल्यू आता है। तो उससे याद करें, भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, मैं आपको एक एक करके पूरा बताता हूँ। देखिए, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता होती है, ध्वनि कितनी इंटेंसिटी से चल रही है उसको हम डेसिबल में मापते हैं, ये तो सही है। फिर हम अभी मैंने बताया कि शक्ति की जो बड़ी मतलब शक्ति जो बड़ी मशीनों की जो पावर होती है उसको हम किस में नापते हैं? तो उसमें अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, और समुद्री मील यानी समुद्र में जो दूरी होती है उसको हम कैसे नापते हैं? तो नौ संचालन में दूरी की इकाई जो होती है वो होती है समुद्री मील। डाबसन, डाबसन जो है वो गलत है, ऊष्मा की इकाई डाबसन नहीं होती, ऊष्मा की इकाई होती है, ताप की इकाई होती है केल्विन, और ऊष्मा की इकाई होती है देखिए, डाप्सन जो है ना वो इकाई होती है, ओजोन लेयर का जो घनत्व होता है उसको मापता है डाप्सन, उसको डाप्सन में मापा जाता है। तो डाप्सन जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। और ऊष्मा की इकाई अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऊष्मा की इकाई जूल होती है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई जूल होती है। देखिए, बेसिकली जूल आपने बार बार सुना होगा, तो आप ये भी कह रहे होंगे कि यार जूल कार्य का होता है कि ऊर्जा का होता है कि ऊष्मा का होता है, आपने तो तीनों का बोल दिया। तो जूल जो इकाई है वो कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है और ऊष्मा का भी होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और डाप्सन जो होता है वो ओजोन परत को मापने की इकाई होती है। और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, और डेसिबल ध्वनि की प्रबलता। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने पीछे बताया था, कार्य का मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर डी। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। लेकिन यहाँ पे आपको दो दो वैल्यू में 10⁵ पास्कल देखने को मिल रही होगी, ऑप्शन नंबर बी में भी और ऑप्शन नंबर सी में भी। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि 10.1 होगा कि 1.01 होगा। तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 10⁵ गुणे एक याद रखना है। तो 1.01 का मतलब ही बेसिकली एक ही होता है, तो एक गुणे 10⁵ पास्कल एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि क्या नहीं है? देखो, समय एक ऐसी राशि है जो सापेक्ष नहीं है। ठीक है, ये इसमें कुछ याद कराने वाला नहीं है, आपको बस याद रखना है कि समय एक ऐसी राशि है जो सापेक्ष नहीं है, क्योंकि ये किसी अन्य भौतिक राशि पे नहीं होता, निर्भर ही नहीं होता है समय। समझे? बेसिकली बस ये याद रखिए कि सापेक्ष राशि कौन सी नहीं होती? समय की होती है। बस आपको ऑप्शन नंबर ए समय पे टिक करना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन सा तापमान का ऐसा इकाई है? तापमान का ऐसा इकाई केल्विन होता है। ठीक है, आप सेल्सियस नहीं मारेंगे, डिग्री नहीं मारेंगे, फ़ारेनहाइट नहीं मारेंगे, केल्विन मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी इकाई न्यूटन है? किसकी इकाई न्यूटन है? देखो, मैं आपको ये याद करा देता हूँ कि न्यूटन किसकी इकाई होती है। जब भी देखिए आप कोई पन्नी आलू भरा हुआ पन्नी लेके लेके जाते हैं, मान लीजिए आप बाज़ार से आ रहे हैं, तो एक पन्नी में 5 किलो आलू हैं, तो आलू जब आप हाथ में लेते हैं तो वो एक वज़न है। ठीक है, आलू जब हाथ में लेते हैं पन्नी से भरा हुआ तो वो एक वज़न है। ठीक है, और वही आलू जब नीचे की ओर लटकता है, ग्रेविटी जब उस पर फोर्स लगाती है तो वो एक बल भी होता है, हाथ के ऊपर आपके एक बल भी लगता है। तो जो न्यूटन है वो वजन और वजन की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मैंने बताया था, देखो मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो होगा स्पीड, चाल यानी वेग, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो वो होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? देखिए बल, आप जब बल, मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, गुब्बारा है, उसको आपने पानी में दबाने की कोशिश करी, तो पानी में जब आप ऊपर से बल लगा रहे हो तो पानी में जा रहा है, लेकिन पानी अंदर से भी उसके ऊपर बल लगाता है। देखिए अब जब बॉल को पानी में डुबोगे तो नीचे पानी से बॉल वो ऊपर आने की कोशिश करती है, तो वो उत्प्रेक्ष बल होगा। ठीक है, वो दोनों ही बल की जो एसआई इकाई है वो एक ही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? इसमें मैक्सिमम लोग मारेंगे ओम। ठीक है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है वो ओम नहीं होती, ओम जो होती है वो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, प्रतिरोध। ठीक है, रोधकता नहीं, रोधकता जब होगा तो उसमें हम मीटर को जोड़ देंगे, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर होता है, समझे। अगला प्रश्न, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको एज इट इज याद रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई होगी? तो ये होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है? ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन, ये भी वही क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। बल यानी कि फोर्स, अभी मैंने बताया था जब आप आलू की पन्नी ले जाओगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा? बल लगेगा, फोर्स लगेगा, जो वो आलू नीचे की तरफ ग्रेविटी जब खींचती है आलू को तो आलू एक तरीके का भार हो जाता है, तो वो न्यूटन, बल का मात्रक एसआई यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहेंगे और किस यूनिट में इसको नापते हैं? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी जो होती है वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्तर भी दिया हुआ है। ये अभी आज मैंने मतलब पहला क्लास मतलब बनाया है फ़ोन पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आगे मैं इसको सही कर लूँगा। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दबाव की एसआई इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसमें देखिए सारे के सारे कन्फ्यूजन वाले हैं। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है, न्यूटन वर्ग मीटर ये भी आपको कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए जब आप दाब लगाते हो, मान लीजिए आप एक आपके पास एक पेज है या आपके पास एक प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, आप जब उसे उस पर उंगली से दाब लगाते हो तो एक तो दाब की एसआई इकाई न्यूटन होती है, और कितने एरिया में लगा रहे हो यानी कि प्रति वर्ग मीटर में आप लगा रहे हो तो उसकी एसआई इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि शक्ति, अभी मैंने बताया नहीं, ये पहली बार ही आ रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। देखिए आपने शक्तिमान का नाम सुना होगा, तो शक्तिमान जब आते हैं तो वाट लगा देते हैं, तो इससे आप याद कर लो कि शक्तिमान मतलब शक्ति की इकाई को हम वाट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की इकाई वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई को हम एम्पियर कहते हैं। इसको हम याद करेंगे, जब भी आपको करंट या किसी को भी करंट जब लगता है तो उसका शरीर पीला हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? पियर पियर हो गया, पियर पियर, पीला पियर पियर, तो एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दबाव, अभी मैंने पीछे आपको बताया था न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? तो
प्रति बल का माप होता है, जैसे एक हम बल लगा रहे हैं और दूसरा जो हम बल किसी मतलब उंगली से, मान लो हमने एक हाथ पे अपने दूसरे हाथ पे बल लगाया, तो उस हाथ ने भी हमारे ऊपर दोबारा बल लगाया, उसको कहेंगे प्रतिबल। ठीक है, विपरीत बल। तो उसकी एसआई इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? देखो अभी मैंने पीछे आपको बताया था प्रतिरोधकता, वहाँ पे ओम मीटर होता था, लेकिन प्रतिरोध जब आएगा तो उसकी एसआई इकाई जो होगी वो होगी ओम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सिंपल सा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लोग इसको मार देते हैं वर्ष समझ के समय, लेकिन इसका राइट आंसर होता है दूरी। वो एक दूरी मापता है। ठीक है, वो एक दूरी मापता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.467, इसको एक मोबाइल नंबर से याद कर लो, 9 9467 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक है? तो मैंने बताया था कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों की एसआई इकाई एक ही होती है, और वो क्या होती है? जूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो विस्थापन एक तरीके की दूरी होती है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर में हम दूरी को मापते हैं एसआई पद्धति में। ठीक है। देखिए विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है? दूरी कोई भी दूरी हो सकती है, लेकिन विस्थापन जो होता है मिनिमम दूरी होती है। जैसे मान लीजिए आप एक सर्कल में घूम रहे हो, आपने एक पॉइंट से शुरू किया एक गार्डन में, और दोबारा उस सर्कल मतलब उस गार्डन में वापस आ गए चारों तरफ घूम के, वो तो हो गई दूरी। लेकिन उस पॉइंट पे हम जब उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम उस गार्डन के बीच में से चले जाते हैं, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? देखो विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो होगी वो होगी कूलाम। आपको इसमें वोल्ट में कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि किलोग्राम तो है नहीं, वो द्रव्यमान का है, केल्विन तापमान का है। वोल्ट में आपको वो होगा, तो वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है। विद्युत आवेश की एसआई कूलाम होती है। आवेश, देखो आवेश क्या होता है, जब भी आप कभी नॉनवेज शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे आवेश में आके सर कलम किया जाता है चिकन का, तो उससे आप याद कर लो कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/10⁻6 मीटर, ये भी सही होगा। ठीक है, एक माइक्रोमीटर इसके बराबर है 10⁻6 मीटर, ऑप्शन रिकॉर्ड करने की। अगर आपको थ्योरी भी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो क्लास है वो थ्योरी की बनाऊंगा। जय हिंद।